हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। सब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस चल रहा है। लेक्चर नंबर आपका 9 है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमको SFD-BMD पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है क्योंकि उसके कंसेप्ट को वो लोग समझे नहीं हुए होते हैं। ठीक है, तो शुरू से सब चीज़ समझ के चलेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये बनाना अपने को सीखना है। लेकिन इसको सीखने से पहले अपने को बहुत सारी चीजें समझ के चलनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले बीम क्या होता है। ठीक है, बीम क्या होता है कल मैं बताया था। क्या होता है बीम? बीम एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। ठीक है, ऐसा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो क्या कैरी करता है? ट्रांसवर्स लोड। ठीक है ना, ट्रांसवर्स लोड को क्या करता है? कैरी करता है या फिर सहता है। ठीक है, अब इसको आप लोग अपने वर्ड में अपने से लिख लो, है ना। ठीक है ना, अब मैं लिखाते तो नहीं, बच्चे टाइप का लिखाऊंगा तो नहीं, है ना। A beam is a member that carries a transverse load, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ऐसा करके। ट्रांसवर्स लोड क्या होता है कल बताया था मैं समझाते हुए चलूंगा, लिखाऊंगा नहीं। थ्योरी अपने से लिखना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एक्स एक्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया। ठीक है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका ट्रांसवर्स लोड लगता है। ठीक है ना, तो इसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं। ये वाई वाई को ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं और एक्स एक्स आपका क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपका जो ये ट्रांसवर्स लोड लग रहा है तो वो क्या होगा? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की ये 90 डिग्री में होता है। ठीक है, आगे समझ में। हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ट्रांसवर्स लोड लगता है बीम में। एक नंबर यहाँ से मिल सकता है आपको, कभी कभी इतना ही पूछ देता है। पूछता है कि बीम कैसा लोड कैरी करता है, तो ट्रांसवर्स लोड कैरी करता है। अब बीम के एग्जांपल आप लोग देखे होंगे लाइव एग्जांपल में। आपका जो आपका घर हो गया, घर में बीम देखे होंगे, ब्रिज में बीम देखे होंगे। ठीक है, तो वही सब आपका बीम 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 है, सॉरी। उसके बाद देखते हैं सपोर्ट्स के बारे में। सपोर्ट्स, देखो सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूंगा तो सपोर्ट्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां बताया था कि वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उस सपोर्ट्स के बारे में एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये आपका रोलर सपोर्ट होता है। रोलर सपोर्ट को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका रोलर सपोर्ट है, ऐसा करके। ठीक है, रोलर सपोर्ट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, रोलर सपोर्ट को ऐसे भी दिखा सकते हैं। कुल मिला के आपका जो चक्का है जमीन में टच रहेगा तो वो रोलर सपोर्ट होता था। उसके बाद हिंज सपोर्ट देखे थे। हिंज सपोर्ट, ये आपका हिंज सपोर्ट है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? हिंज सपोर्ट है। ठीक है, इसमें चक्का नहीं है ना, जमीन में टच, याद रखना। तो कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट में, अब नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास फिक्स सपोर्ट होता है, ये आपके पास फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, स्लाइडर होता है, बोला था मैं, ये आपके पास स्लाइडर हो गया। तो स्लाइडर आपका ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास स्लाइडर हो गया। हम लोग रिएक्शन भी देखे थे। रोलर सपोर्ट के केस में आपके एक रिएक्शन होते थे, इस केस में आपके पास दो रिएक्शन होते थे। फिक्स सपोर्ट के केस में आपके पास तीन रिएक्शन होते थे और स्लाइडर के केस में दो रिएक्शन होते थे। ठीक है, स्लाइडर क्या करता है? वो क्या करता है? रोटेशन अलाउ नहीं करता, केवल वर्टिकल मूवमेंट अलाउ करता है। वर्टिकल मूवमेंट बोल लो या फिर वर्टिकल स्लाइडिंग अलाउ करता है। इसलिए इसमें भी दो रिएक्शन आते हैं ना, याद रखना, दो रिएक्शन आते हैं इसमें भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बीम के बारे में हो गया, सपोर्ट के बारे में हो गया। अब हमको टाइप्स ऑफ बीम के बारे में पढ़ना है। वेरियस टाइप्स ऑफ बीम होते हैं। अगर मैं बीम की बात करूं तो बहुत सारे टाइप्स के बीम होते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम पूरा पूरा लिखना आप लोग। तो SSB सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है आपके पास, ये मान लेते हैं बीम है। बीम में जो सपोर्ट लगता है, एक तरफ हिंज सपोर्ट, दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट लग सकता है। या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है, एक तरफ हिंज लगा है, दूसरी तरफ भी हिंज लगा है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। देखो दोनों तरफ रोलर, कई लोग सोच रहे होंगे दोनों तरफ रोलर लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। इस केस में आपका बीम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। हम लोग जब स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का कंडीशन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है, कम से कम तीन रिएक्शन की जरूरत होती है और वो तीनों रिएक्शन पैरेलल नहीं होने चाहिए, एक परपेंडिकुलर रिएक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल रिएक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी अपने को दो और एक, यानी कि तीन रिएक्शन, यहाँ दो दो तो चार रिएक्शन हो गया। इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा? एक रिएक्शन इधर, एक रिएक्शन, दो रिएक्शन आ गया। सेकेंड बीम आपका कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो कैंटिलीवर बीम होता है ये पहले भी देख चुके हैं। आपका एक एंड जो रहता है फिक्स रहता है, सेकंड एंड जो रहता है वो फ्री रहता है। ठीक है, तो ये आपका कैंटिलीवर बीम होता है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम समझ में आ गया। थर्ड नंबर का बीम जब देखेंगे हम लोग तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम देखेंगे, या फिर इसको प्रोपेलेट कैंटिलीवर बीम भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉप्ड, प्रॉप्ड की स्पेलिंग क्या होना चाहिए? प्रॉप्ड, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोपेलेड। ठीक है, प्रोपेलेड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। कैंटिलीवर बीम और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या अंतर होता है? तो
एक तरफ तो आपका फिक्स रहता है, लेकिन सेकंड तरफ आपका क्या रहता है, रोलर सपोर्ट रहता है। ठीक है, रोलर सपोर्ट रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। फोर्थ नंबर का बीम आता है अपने पास ओवरहैंग बीम। ठीक है ना, एकदम आसान सा चीज है, आपको सब पहले से ही पता होगा मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरा बताना काम है। ओवरहैंग अगर बीम की मैं बात करूँ, तो ओवरहैंग बीम क्या होता है, जैसे कि हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया है, एक तरफ सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसी को हम लोग दोनों तरफ में क्या कर दिए हैं, या फिर एक तरफ में ओवरहैंग कर दिए हैं। तो ये सिंगल ओवरहैंग बीम हो गया। ये जो मान लेते हैं एल लेंथ से आपका राइट साइड में क्या है, ओवरहैंग दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो इसीलिए इसको ओवरहैंग बीम बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, आपका सिंगल ओवरहैंग बीम है। ठीक है ना, सिंगल ओवरहैंग बीम है। सिंगल ओवरहैंग बीम को अगर हम लोग बनाना चाहें तो इसको ओनली लेफ्ट साइड में भी क्या कर सकता हूँ मैं, ओवरहैंग कर सकता हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड में बस ओवरहैंग भी कर सकता हूँ। तो ये सिंगल ओवरहैंग बीम हो गया दोनों का दोनों। डबल ओवरहैंग बीम कैसा होगा, अब जान गए होगे, दोनों तरफ क्या हो जाएगा आपका, हैंग हो जाएगा, ओवरहैंग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डबल ओवरहैंग बीम हो जाएगा। ठीक है ना, डबल ओवरहैंग बीम। अब जब इतना समझ में आ गया है तो हम लोग देखते हैं बीम विथ इंटरनल हिंज। मान लेते हैं कोई सा भी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम ही मान लेते हैं। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेते हैं। तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर बीच में आपका हिंज है, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग इंटरनल हिंज बोलते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये आपका क्या है, इंटरनल हिंज है। इंटरनल हिंज के कारण क्या होता था, एक रिएक्शन सॉरी एक इक्वेशन, ठीक है, एक इक्वेशन हम लोग ऐड करते थे बीम के केस में। ये अपने को पता क्यों चलता था कि एक ही इक्वेशन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग m-1 करते थे ना, मतलब हिंज के साथ जितने मेंबर कनेक्टेड हैं वो m है। यहाँ पर देख रहे हैं बीम में हमेशा दो मेंबर ही कनेक्ट होगा हिंज के साथ, तो 2 - 1 आ गया 1। तो 1 इक्वेशन ही ऑलवेज हम लोग बीम के केस में जब इंटरनल हिंज आता है तो ऐड करते हैं। होता कितना इक्वेशन था, 3 इक्वेशन होता था ऑलवेज। ठीक है, इक्वेशन क्या क्या होता था, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0। ये 2D केस ही पढ़ते थे, बोला था मैं, 3D के बारे में बात नहीं करते हम लोग। तो जब हम लोग इंटरनल हिंज देखते हैं तो +1 मतलब 4 इक्वेशन हो जाएगा। जितने इंटरनल हिंज आते जाएंगे उतना इक्वेशन आपका ऐड होते जाएगा बीम के केस में। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और लास्ट बीम हम लोग अगर देखें तो कंटिन्यूस बीम बोल सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, कंटिन्यूस बीम हो गया। ठीक है, बढ़ाते जाओ, मतलब ऐसा बीम जिसमें एक से ज्यादा स्पान होंगे। ठीक है, ये एक स्पान है, ठीक है, ये एक स्पान है, ये दो स्पान है, ये तीन स्पान है, तो एक से ज्यादा स्पान होंगे तो वो कंटिन्यूस बीम हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास बीम को पहचानने का तरीका। अब बीम का एनालिसिस करेंगे। देखो, बीम के एनालिसिस में मैं ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको यही 3 इक्वेशन को याद रखना है और इन्हीं 3 इक्वेशन का यूज करके हम लोग शियर फोर्स निकालते हैं। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं। ठीक है ना, शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट अपने को निकालना पड़ेगा, तभी तो एसएफडी और बीएमडी आप बना सकते हैं। बिना आपको इसको निकाले भी बन जाता है अगर आपके पास प्रैक्टिस होगा तो। ठीक है, हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, आने वाले समय में आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि ये सब आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप एसएफडी बीएमडी बना के बता दोगे। ठीक है, लेकिन अपने को लो लेवल से चलना है, मतलब फाउंडेशन से चलना है, तो अपने को सब चीज सीखना पड़ेगा ना। ठीक है, धीरे धीरे आपको सब चीज सिखाते जाऊंगा। तो हम लोग सपोर्ट के बारे में देख लिए, बीम के बारे में देख लिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी के बारे में। वैसे ये पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको कुछ नहीं बताने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही बस बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब एक बार रिविजन करने वाला हूँ 2 मिनट में। होता क्या है, अपने पास बीम दो प्रकार का हो सकता है। एक तो डिटर्मिनेट बीम हो सकता है, ठीक है, एक डिटर्मिनेट बीम हो सकता है और एक इनडिटर्मिनेट बीम हो सकता है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट डिटर्मिनेट होता क्या है, ये आपको मैं पहले से ही बता चुका हूँ। एक डिटर्मिनेट बीम हो सकता है, एक इनडिटर्मिनेट बीम हो सकता है। यहाँ पर स्पेलिंग में गलत लिख दिया हो, इनडिटर्मिनेट का हो जाता है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट। अब देखो, जब अपने को पता चल गया कि इन दोनों में अंतर पता करना है तो आपको पिछला रिवाइज करना पड़ेगा। मैं बताया था कि डिटर्मिनेट बीम जो होता है, ऐसा बीम होता है जिसमें अपने को पता है कि जितने अननोन्स हैं, अननोन मतलब रिएक्शन, जितने अननोन्स हैं उस अननोन को हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, सॉल्व करना है, तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, किसके हेल्प से, इक्वेशन के हेल्प से। कहने का मतलब ये है कि अगर रिएक्शन जो है वो लेस देन और इक्वल टू इक्वेशन होता था तो हम लोग उसको डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते थे, क्योंकि इक्वेशन के हेल्प से ही तो हम लोग अननोन सॉल्व करते हैं ना। इक्वेशन के हेल्प से ही हम लोग अननोन सॉल्व करते हैं या फिर रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। तो जितने इक्वेशन होंगे उतने अननोन हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन मतलब अननोन की वैल्यू जब कम होगी या फिर बराबर होगी इक्वेशन के, तो उसको हम लोग डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि जितने भी अननोन है हमारे बीम में या फिर स्ट्रक्चर में उसको हम लोग सॉल्व इजिली कर लेते हैं इक्वेशन के हेल्प से, तो वो डिटर्मिनेट हो गया। लेकिन जब रिएक्शन की वैल्यू ज्यादा हो, मतलब अननोन ज्यादा हो इक्वेशन के कंपेरिजन में, इक्वेशन कम है, तो हम लोग पूरे पूरे अननोन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपके पास रिएक्शन मान लेते हैं 4 है, लेकिन इक्वेशन हमारे पास 3 है,
तो 4 में से 3 ही अननोन होंगे जिसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, और एक अननोन ऐसा होगा या फिर एक रिएक्शन ऐसा होगा जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलता है। डिटर्मिनेट मतलब समझ में आ गया ना, डिटरमाइन कर पा रहे हैं, तो डिटर्मिनेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं जितने अननोन है तो वो इनडिटर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये हो गया, जो पहले भी बता चुका हूँ वही बता रहा हूँ, कोई नया चीज है नहीं। इसके बाद सेकंड आपको याद रखना है, ये स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में बताया था स्टेबल भी हो सकता है अनस्टेबल भी हो सकता है, जब आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, या फिर मैं बोल लूँ जब रिएक्शन, ठीक है, अब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी में नहीं जा रहा हूं मैं, अब यहीं पर मैं प्रैक्टिकली बता देता हूं, जब रिएक्शन की वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगी, मतलब इसका मतलब यही है ना, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की वैल्यू 0, ठीक है, जब रिएक्शन की वैल्यू इक्वेशन के बराबर हो जाए तो वो आपका स्टेबल कहलाता था। ठीक है, स्टेबल कहलाता था। और जब रिएक्शन की वैल्यू कम हो जाए इक्वेशन से, मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की वैल्यू 0 से छोटी, तो इस केस में आपका स्ट्रक्चर अनस्टेबल कहलाता था। ठीक है ना, अनस्टेबल। लेकिन दोनों ही केस में डिटरमाइन तो कर पा रहे हैं हम लोग अननोन को, इसलिए आपका क्या है, डिटर्मिनेट होता था। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आपका स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, जबकि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में क्या होता था, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता था, मतलब रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी इसमें, ग्रेटर देन होगी इक्वेशन से, इसलिए ये हमेशा स्टेबल स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, हमेशा स्टेबल स्ट्रक्चर होता था, इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे। अब जाहिर सी बात है, जो चीज हमेशा स्टेबल है उसी को हम लोग जब प्रैक्टिकल यूज में लेंगे, या फिर क्या बोलूं मैं, लाइव कंस्ट्रक्शन में लेंगे, किसी चीज को बनाने के लिए यूज करेंगे, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या हो, इनडिटर्मिनेट हो। ठीक है, हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को ही क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा स्टेबल ही अपने को रिजल्ट देगा, और स्टेबल होने के साथ साथ ये इकोनॉमिकल भी होता है। क्यों होता है आगे हम लोग देखते हैं। पहले इधर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के एग्जांपल हम लोग देखेंगे, तो जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम हो गया। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत में आता है, आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के अंतर्गत में आता है। जबकि इसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो फिक्स्ड बीम। ठीक है, फिक्स्ड बीम अभी बताया, फिक्स्ड बीम कैसा दिखता है, फिक्स्ड बीम हो गया, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हो गया। ठीक है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, तो ये सब किसके एग्जांपल हो जाते हैं हमारे पास, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो होता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा क्यों होता है। होता क्या है कि जैसे कि हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिए। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास। सिंपली सपोर्टेड बीम में आपके पास लोड लग रहा है, और इस लोड के कारण आपका ऐसा कुछ बीम क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जबकि हम लोग यहाँ पर फिक्स्ड बीम बनाते हैं, फिक्स्ड बीम में आपका वही सेम मैग्नीट्यूड का वही सेम पॉइंट में लोड लगा है, तो जिसके कारण अपने को डिफ्लेक्शन जो है ये देखने को मिलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर के डिफ्लेक्शन को डेल्टा 1 मान लूँ और यहाँ पर के डिफ्लेक्शन को अगर मैं डेल्टा 2 मान लूँ, तो अपने को दिख रहा है कि डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1। मतलब ये हुआ कि जो आपका फिक्स्ड बीम है या फिर जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है उसमें डिफ्लेक्शन अपने को कम देखने को मिलता है, और जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफ्लेक्शन अपने को ज्यादा देखने को मिलता है। अब डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो स्टीफनेस क्या होगी आपकी, कम होगी ना, इसकी स्टीफनेस कम, इसकी स्टीफनेस ज्यादा। पढ़े तो है, स्टीफनेस इज इक्वल टू पी बाई डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो स्टीफनेस कम नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब जब स्टीफनेस कम है, मजबूती कम है, तो हम क्यों डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे ये बताओ। ठीक है, कोई भी चीज हम लोग जब बनाना चाहेंगे तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को ही यूज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं बोला था ये अनइकोनॉमिकल होता है। ठीक है, अनइकोनॉमिकल होता है तो जाहिर सी बात है ये इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो होता क्या है कि हम लोग ये तो जान गए हैं कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। अब जब डिफ्लेक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है तो हम लोग जो भी स्ट्रक्चर में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उस मटेरियल की क्वालिटी को अपने को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा या फिर क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्वालिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि डिफ्लेक्शन अपने को क्या मिले, कम मिले, किसमें, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में। अब जब ये सब चीज करोगे तो आपको पैसा भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, मनी ज्यादा रहेगा, तो इकोनॉमिकल कहां से हुआ, ये स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल ही नहीं हुआ। ठीक है, आगे समझ में, इसलिए ये अनइकोनॉमिकल होता है, ये इकोनॉमिकल होता है। अब जाहिर सी बात है इसमें डिफ्लेक्शन कम देखने को मिल रहा है तो हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी में कंप्रोमाइज कर सकते हैं, मटेरियल की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं, तो जिसमें मनी जो रहता है वो क्या रखता है, कम लगता है एज कम्पेयर टू डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो अब ये इकोनॉमिकल भी हो गया। आ गया ना समझ में, ये सब समझ में आ गया। उसके बाद मैं एक आखिरी पॉइंट बस और ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग जानते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में जो अननोन्स होते हैं, ठीक है, जो अननोन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं इक्वेशन के कंपैरिजन में, या फिर रिएक्शन ज्यादा होते हैं। तो कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे हो जाते हैं जो हम लोग इक्वेशन की हेल्प से डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जो इक्वेशन से डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे एक्स्ट्रा कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉम्पेबिलिटी इक्वेशन का यूज करते हैं, याद रखना। तो ऐसा पूछ सकता है आपको, कॉम्पेबिलिटी, कॉम्पेबिलिटी, ठीक है, कॉम्पेबिलिटी इक्वेशन का हम लोग क्या करते हैं, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो सकता है या फिर प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा गलत हो सकता है भाई, देख लेना। कॉम्पेटिबल इक्वेशन ऐसा भी लिख लो। ठीक है,
कॉम्पिटिबल इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं क्या चीज डिटरमाइन करने के लिए, अननोन्स को डिटरमाइन करने के लिए, ऐसे अननोन जो हम लोग इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व नहीं कर पाए हैं किसमें, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में। आ गया इतना समझ में? चलो भाई, बस इससे ज्यादा हम लोग डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सब चीज पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको प्रीवियस लेक्चर जाके देखना पड़ेगा अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो। इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, शियर फोर्स निकालना सीखते हैं और साथ ही साथ में मैं बेंडिंग मोमेंट निकालना भी सिखाऊंगा। हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, सब चीज एकदम आराम से समझना, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को कठिन लगता होगा कॉलेज में या फिर अपने से भी जब बनाते रहे होंगे कॉलेज टाइम में, लेकिन अभी से आप लोग सब चीज भूल जाओ और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज को ध्यान से समझते रहना, ठीक है। अपने पास एक बीम हो गया है, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा हूँ मैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में आपके पास एक तरफ हिंज है और एक तरफ रोलर सपोर्ट है, ठीक है। एक लोड मैं लगा देता हूँ जो कि आपका बीचों बीच है, ठीक है ना। एक लोड लग गया है आपके पास जो कि आपका सेंटर में है, ठीक है। अब मेरे को पूछ रहा है कि इसमें शियर फोर्स कितना होगा और बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इक्वेशंस का यूज करेंगे। अभी मैं डिटेल में बता देता हूँ और ऐसे बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कैसे बनाना रहेगा वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात समेसन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है। अपने को सबसे पहले जो भी सपोर्ट्स होते हैं उसको तोड़ना पड़ता है, तो इन सपोर्ट्स के बदले में क्या आएगा आपके पास, रिएक्शन आएंगे। ये सब दिमाग में चलेगा, अभी मैं डिटेल में बता रहा, ठीक है। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास आ जाएगा, अगर ये ए पॉइंट है तो ये वी ए हो जाएगा और ये एच ए हो जाएगा, ठीक है ना। सपोर्ट को हम लोग हटाते हैं और ये हो जाएगा आपके पास बी बी हो जाएगा अगर ये बी पॉइंट है तो, ठीक है। इसको बी पॉइंट मान लिया, इसको ए पॉइंट मान लिया, आगे समझ में। अब हम लोग जब एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, पहला इक्वेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इस केस में एच ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, खत्म बात। क्यों होगा, क्योंकि एक ही अपने पास हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है और कुछ तो हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख नहीं रहा है इस बीम में, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन हम लोग देखते हैं, एफ वाई इक्वल टू जीरो करेंगे। जब एफ वाई मतलब जितने भी वर्टिकल फोर्स है उसको जीरो करने वाले हैं, तो इस केस में हमारे पास वर्टिकल फोर्स वी ए है और सेम डायरेक्शन में आपके पास वी बी है, तो जुड़ जाएगा आपका, ठीक है, जुड़ जाएगा। फिर से बोल देता हूँ, वी ए और वी बी दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए जुड़ गए। लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो पी है, तो वो इक्वल में लिख सकते हो या फिर चाहो तो ये ऐसा डायरेक्ट ही बनाना, ठीक है ना। ऐसा कैसे आया, तो वी ए प्लस वी बी किए हो गए और चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस पी हो गया और इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू जीरो कर रहे हैं तो इक्वल टू जीरो हो गया, तो आप लोग डायरेक्ट ये करो ना, ठीक। तो वी ए प्लस वी बी, पी तो उधर चल देगा, तो जो भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको अपोजिट साइड में लिख लेना, ठीक है। जैसे कि वी ए और वी बी एक ही साइड में है और जो अपोजिट साइड में था वो पी था, तो उसको मैंने डायरेक्ट क्या कर लिया, इक्वल के बाद लिख दिया, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन का पार्ट होता है, ठीक है। अगर आपका मैथ स्ट्रांग होगा तो आपको बन रहा होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग, जब इतना मेरे को पता चल गया ये इक्वेशन मिल गया तो इक्वेशन वन डाल देते हैं इसको, ठीक है। ये सॉरी, इसको नहीं डालते हैं इक्वेशन वन, ये ऊपर वाले को क्या करते हैं, इक्वेशन वन डाल देते हैं, ओके। अब मेरे को क्या करना है, शियर फोर्स निकालना है। तो अब मेरे को थोड़ा सा बेंडिंग मूवमेंट को समझ के चलना पड़ेगा। देखो होता क्या है, मूवमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना। बस इतना ही, बस आपको समझ के चलना कि मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। अब मेरे पास अननोन कितने हैं, अननोन कितने हैं, दो अननोन है ना, वी ए अननोन है और वी बी अननोन है। पी तो फोर्स है, आपको कुछ ना कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, 10 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, कुछ भी दिया होगा, ठीक है। तो अपने पास वी ए और वी बी अननोन है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें से किसी एक की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ताकि मैं इक्वेशन वन में डाल दूं और दूसरे की वैल्यू निकल जाए। तो उसके लिए मेरे को मूवमेंट लेना पड़ेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, या तो ए पॉइंट के अबाउट ले लूं या फिर बी पॉइंट के अबाउट ले लूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूंगा, मतलब कि एम बी लूंगा मैं, ठीक है। एम बी लूंगा और एम बी को जीरो करूंगा, ये तीसरा इक्वेशन हो जाएगा आपके पास, मूवमेंट इक्वल टू जीरो करते थे ना, ठीक है। किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को अपन जीरो करते थे, तो अभी यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, बी है, पॉइंट बी के अबाउट मैं मूवमेंट ले रहा हूँ, तो अब तीसरा इक्वेशन भी यूज हो जाएगा आपका, ठीक। अब यहाँ पर से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मूवमेंट लिए हम लोग बी के अबाउट। मूवमेंट लेने से पहले कुछ चीजें आपको समझ के चलना पड़ेगा मूवमेंट समझने के लिए। एक तो पहला चीज ये था कि मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। दूसरा, हम लोग हमेशा मानेंगे क्लॉकवाइज को हमेशा अभी से मान के चलना, ठीक है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, और ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक ही चीज को हमेशा याद रखोगे तो एग्जाम में सही जाएगा, ठीक है। एक ही चीज को याद रखना कि क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव मानते हो हमेशा तो पॉजिटिव मानना, निगेटिव मानते हो तो निगेटिव भी मान सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा कंफ्यूज करने के लिए मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलूंगा कि हमेशा क्लॉकवाइज को क्या मानना है, आपको पॉजिटिव ही मान के चलना है। जबकि एंटी क्लॉकवाइज जो होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसको हमेशा हमको निगेटिव मान के चलना है, बस खत्म, ठीक है। इतना चीज याद रखना, इससे आपको मूवमेंट निकालने भी आ जाएगा, ठीक है। बस इतना याद करके चलना। अब देखते हैं हम लोग मूवमेंट निकालते हैं,
मोमेंट हम लोग बी पॉइंट के अबाउट निकालने वाले हैं, एम बी। बी पॉइंट आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, बी पॉइंट दिख गया। अब इस बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है तो फोर्सेस को पहले खोजना पड़ेगा। फोर्सेस अपने को लेफ्ट से देखना, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ना। तो सबसे लेफ्ट वाले पॉइंट में अपने को दो फोर्स दिख रहा है, ठीक है, एच ए दिख रहा है और बी ए दिख रहा है। तो एच ए जब लोगे तो फोर्स डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस जीरो नहीं हो जाएगा। फोर्स जो है ये एच ए फोर्स आ रहा है उसी पॉइंट में आके मिल रहा है, तो डिस्टेंस जीरो हो गया, तो एच ए लेने का कोई जरूरत भी नहीं था, ठीक है। चलो ले लिए हम लोग। फिर हम लोग करते हैं प्लस में वी ए। वी ए इंटू में डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस एल माने हुए है ना, तो ये वी ए फोर्स है और डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, एक मिनट कलर बदल लेते हैं, ये जो डिस्टेंस आपके पास निकल के आ रहा है, ये जो डिस्टेंस पूरा वो एल डिस्टेंस है ना, और फोर्स इसी पॉइंट पे लग रहा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ए से वो एल है, ठीक है। और सवाल उठ रहा होगा ये पॉजिटिव प्लस क्यों लिए, तो ये फोर्स इंटू डिस्टेंस जब करेंगे तो ये क्लॉकवाइज आएगा ना आपका, ये क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा। ध्यान से देखना, इधर देखना, इधर मैं अलग से बता देता हूँ, ये आपका एक फोर्स था, ठीक है, और यहाँ पर आपका बी पॉइंट है। फोर्स आपका कोई सा भी है, फोर्स को मैं एफ मान लिया हूँ, और डिस्टेंस जो है आपका, ये जो डिस्टेंस है उसको मैं एल डिस्टेंस मान लिया हूँ। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कैसा जा रहा है आपका, क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो उसका एरो होगा वहां पर से हमेशा फोर्स निकलेगा और पॉइंट की ओर जाएगा, हमेशा याद रखना। जो फोर्स का एरो होगा, एकदम कॉमन सेंस वाला चीज बता रहा हूँ, ठीक है, जो फोर्स का एरो होगा वहां से आपका फोर्स निकलेगा और पॉइंट की ओर जाएगा। तो कौन सा डायरेक्शन बना रहा है आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो जान रहे होगा, मैं इतना समझ रहा हूँ। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, ठीक है ना, घड़ी जिस डायरेक्शन में आपका जो सेकंड का कांटा देखना, या फिर कोई सा भी कांटा, मिनट, जिस डायरेक्शन में आपका जा रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, तो उसको हमेशा हम लोग प्लस मानते हैं। तो एफ इंटू डिस्टेंस एल, और इसको हम लोग ले लेंगे प्लस। तो ये चीज आगे आपको समझ में, एकदम डीप में, एकदम कॉमन सेंस वाली चीजें बता रहा हूँ, बारीक बारीक, ठीक है, जो आपको पहले से पता होगा लेकिन फिर भी मेरा बताना काम है। तो यहाँ पर से क्या हो गया, वी ए इंटू डिस्टेंस हो गया। अब उसके बाद सेकंड फोर्स आपको डायग्राम में कौन सा दिख रहा है, सेकंड फोर्स कौन सा दिख रहा है ये बताओ, सेकंड फोर्स पी दिख रहा है। लेकिन पी जो है आपका, पी जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण उसको डायरेक्ट इक्वल के साइन के बाद लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी इंटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इक्वल के साइन के बाद लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों आता है इक्वल के साइन के बाद वो बताऊंगा। इसमें डायरेक्ट हम लोग करते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है, पी है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल बाई टू। लेकिन ये कैसा जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा कि क्लॉकवाइज जाएगा। ध्यान से देखो, एरो से निकालो पॉइंट की ओर, एरो से निकालो पॉइंट की ओर, एरो से निकलेगा आपका और पॉइंट की ओर जाएगा ऐसा, तो आपका कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस। तो ये आपका यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। माइनस पी इंटू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। माइनस पी इंटू एल इक्वल टू क्या करोगे, जीरो करोगे। यहाँ पर हम लोग ये कर रहे हैं ना, मूवमेंट अबाउट बी इक्वल टू जीरो। तो अब आगे आपके पास जितने फोर्स थे और डिस्टेंस लेते गए हम लोग, प्लस माइनस ये समझते गए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होने पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वी ए इंटू एल, यानी वी एल, और इक्वल टू में आपके पास पी एल आ जाएगा। तो जो आपका अपोजिट साइन रहता है वो जाहिर सी बात है इक्वल के बाद ही आने वाला है। तो धीरे धीरे आपको ये ही डायरेक्ट बनने लग जाएगा, ये वाले स्टेप को आप भूल जाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो। जैसे मैं बताया था ना, सीआर फोर ऊपर हम लोग देखे थे, ऊपर पहला इक्वेशन जो बना था उसमें डायरेक्ट हम लोग ये निकाल के देखे थे, वैसे ही है। जब आपके पास ये समझ में आ गया तो वी ए की वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा कि पी वी ए की वैल्यू होगा। अच्छा, ये एल बाई टू होता, सॉरी, ये एल बाई टू होता तो पी बाई टू आता, ठीक है, समझ में आया ना। ये पी एल बाई टू होगा ना, यहाँ पर हम लोग फोर्स इंटू डिस्टेंस एल बाई टू है, तो इसलिए आपका पी इंटू एल बाई टू होता। तो इसलिए आपका क्या हो गया, इधर आपके पास वी एल इक्वल टू पी एल बाई टू, एल एल आपका कट जाएगा तो पी बाई टू वी ए का वैल्यू हो जाएगा। जब वी ए का वैल्यू हो गया तो वी बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन वन में पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन वन ऊपर बनाया है ना, इसी में जब पुट करोगे तो वी बी का वैल्यू भी पी बाई टू आ जाएगा, ठीक है, पी बाई टू आ जाएगा। अब माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, प्लस में ही आएगा। वी ए भी आपका प्लस में आया है और वी बी भी आपका प्लस में आया है, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया, मोमेंट भी समझ में आ गया, मोमेंट लेते कैसे हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं, ये भी हमको समझ में आ गया है। आ गया समझ में। अब देखो, यहीं पर मैं एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से समझ लेना। चलो नीचे मैं बता देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था भाई कि एक अपने पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इस सिंपली सपोर्टेड बीम में बीचों बीच पॉइंट लोड लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका, एल मान लिए हो तो एल बाई टू इधर हो जाएगा, एल बाई टू इधर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ए पॉइंट माने हैं, बी पॉइंट माने हैं। अपने को सीआर फोर्स निकाल के बताना है, वी ए निकाल के बताना है, वी बी निकाल के बताना है। ऊपर में हम लोग निकाल भी चुके हैं कि पी बाई टू होगा। लेकिन ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी अपने को, इतना सारा चीज जो है ना करने की जरूरत नहीं होती है। कब नहीं होती है, जब हमारे पास स्ट्रक्चर, नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, जब हमारे पास स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो, ठीक है ना, जब हमारा स्ट्रक्चर जो हो सिमेट्रिकल हो,
तब हम लोग, एम शायद डबल आता है, डबल एम आता है, देख लेना। जब हमारे स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो तब हम लोग इतना सारा चीज कभी सॉल्व नहीं करेंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो भी लोड लग रहा होगा उसका आधा, ठीक है ना, जो भी लोड लग रहा होगा उसका आधा ही हमारा आंसर होगा। इसको अच्छे से समझते हैं। देखो होता क्या है, पी लोड आपका लग रहा है ना, पी लोड आपका लग रहा है जो कि आपका सेंटर में है, और उसके अलावा हमारे स्ट्रक्चर सेंटर में है, मतलब स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है मतलब ओवरलैप हो जाएगा आपका सेंटर पॉइंट में। अगर आप एक से एक रेट खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इस केस में आधा फोर्स इधर चल देता है और आधा फोर्स आपका इधर चल देगा, ठीक है, आधा फोर्स इधर चल देगा, आधा फोर्स इधर चल देगा, जिससे आपका होगा क्या, P/2 इधर आ जाएगा, P/2 इधर आ जाएगा, ओके, P/2 इधर आ गया, P/2 इधर आ गया, बस खत्म हो गया और क्या, ठीक। इतना आसान था। जब हमारे पास सिमेट्रिकल होगा स्ट्रक्चर तो बस यही काम करना है, आगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। VAVP निकल गया आपका डायरेक्ट बिना सॉल्व किए। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। हमारे पास क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब इस केस में जो लोड लगा हुआ है P, वो किसी डिस्टेंस में, डिस्टेंस को अगर मैं मान लेता हूँ इधर 2 मान लेता हूँ, और इधर के डिस्टेंस को अगर मैं मान लेता हूँ 4 मान लेता हूँ, या फिर चलो 3 मान लेता हूँ, ठीक है, 3 मान लेता हूँ। 4 बनाऊंगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा कठिन लेके चलते हैं। इधर 2 मान लिया, इधर 3 मान लिया, ठीक है। अब ये A है, ये B है, ओके। अब मेरे को बताना है फोर्स क्या होगा। बिना सॉल्व किए भी बना सकते हैं, इसको सॉल्व करके कैसे बनाते हैं एक बार बता देता हूँ। अब मैं एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा। सबसे पहले अपने को Fx इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। Fx इक्वल टू 0 करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि HA सिर्फ एक ही है, मतलब इधर H भी नहीं है ना अपने पास, इधर रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट का एक ही रिएक्शन होता है आपके पास, VB, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 करेंगे, ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। तो VA प्लस VB इक्वल टू अपने पास P आ जाएगा, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, मेरे को VA और VB निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मूवमेंट इक्वल टू 0 करूंगा, किसी भी पॉइंट में करूंगा, मान लेते हैं B पॉइंट में करते हैं, तो B पॉइंट में मैं मूवमेंट को 0 कर रहा हूँ। मूवमेंट निकालने के लिए फोर्स पता होना चाहिए। उस पॉइंट को छोड़ के ना, उस पॉइंट को छोड़ के लेफ्ट में हम लोग देखेंगे तो कितने सारे 3 फोर्स दिख रहे हैं, लेकिन HA का कोई मतलब नहीं है क्योंकि डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो VA इंटू में क्या करूंगा, VA इंटू 5 करूंगा, डिस्टेंस अपने पास 5 है, प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा, क्लॉकवाइज को प्लस ले रहे हैं, ठीक है, हमेशा हम लोग क्लॉकवाइज को प्लस लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर माइनस में हो जाएगा P इंटू डिस्टेंस, कितना हो जाएगा आपके पास 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 3P डिवाइडेड बाई 5, VA का वैल्यू आ जाएगा, VA का वैल्यू आ गया 3P/5। तो VB जब निकालने जाओगे तो P माइनस क्या कर दोगे, 3P/5 कर दोगे ना, इक्वेशन 1 में पुट करोगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2P बाई क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 2P/5 किसकी वैल्यू आ गया, VB का वैल्यू आ गया और VA का वैल्यू आ गया। देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया, मैं डिटेल में बनाया तो भी, इससे भी जल्दी सॉल्व होता अगर बिना बताए अपने से करता तो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग B पॉइंट पे लेते थे मूवमेंट, इसको ध्यान से समझ लेना। मैं एक और कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग B पॉइंट में मूवमेंट ले रहे हैं और लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं। देखा होगा ध्यान से, तो हम लोग लेफ्ट साइड में ही फोर्स हो रहा था अपने पास, ये भी फोर्स लेफ्ट में है, ये भी फोर्स लेफ्ट में है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज को प्लस मान रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मान रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे थे, ठीक है। हमेशा और लेफ्ट साइड को ही सॉल्व करना ना, लेफ्ट साइड को ही सॉल्व करना हमेशा, ठीक। राइट साइड को सॉल्व मत करना, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज को प्लस मान रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मान रहे हैं। लेकिन जब कभी किसी कंडीशन में आपको राइट साइड को सॉल्व करने का जरूरत पड़े, तो अब उस केस में उल्टा लेना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट साइड में सॉल्व करते हो, क्लॉकवाइज को प्लस लिए हो, तो राइट साइड में जब सॉल्व करोगे तो क्लॉकवाइज को आपको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी मैं बस बता रहा हूँ, उसको सुन लो, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जब राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो उस समय में अपने को अपोजिट लेना पड़ेगा, ठीक है ना, एकदम अपोजिट लेना पड़ेगा। और जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को सॉल्व करेंगे राइट साइड में, तो वहां पर एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेना पड़ेगा और क्लॉकवाइज को माइनस लेना पड़ेगा। बस इतना याद रखना। क्या चीज है अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, एकदम कूल डाउन हो जाओ। लेफ्ट साइड को सॉल्व करना सीख लिए हम लोग, हमेशा लेफ्ट साइड को ही सॉल्व करेंगे। और याद रखना एक पॉइंट और, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, कभी भी हम लोग मूवमेंट निकालते हैं, कभी भी हम लोग मूवमेंट निकालते हैं, या तो केवल लेफ्ट साइड को ही सॉल्व करेंगे या तो केवल राइट साइड को ही सॉल्व करेंगे। कभी भी ऐसा डाउट आएगा आपके मन में कि लेफ्ट को भी सॉल्व करोगे राइट को भी सॉल्व करोगे, कभी भी ऐसा नहीं करना है। जैसे कि इसी में मैं एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर ये कोई पॉइंट सी है, ठीक है ना, इस बीम को देखना, पॉइंट सी है, मेरे को सी पॉइंट में मूवमेंट निकालना है, ठीक है ना, सी पॉइंट में मूवमेंट निकालना है, ठीक है। थोड़ा मिटाल के मैं बता रहा हूँ इधर, ठीक है, ध्यान से देखना। इधर मैं बता रहा हूँ,
सी पॉइंट में मोमेंट निकालना है, तो आपके पास दो तरीका है, या तो लेफ्ट से निकाल लो या फिर राइट से निकालो। हम लोग हमेशा लेफ्ट को ही सॉल्व करेंगे, याद रखना, ठीक है, लेफ्ट से ही सॉल्व करेंगे। कर दोनों तरफ से कर सकते हैं, आंसर भी दोनों तरफ से सेम आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग एक ही चीज को स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे ताकि एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। लेफ्ट साइड को हमेशा सॉल्व करेंगे, जिस भी पॉइंट में मूवमेंट चाहिए उस पॉइंट का लेफ्ट को बस देखो, राइट से कोई मतलब नहीं। अब राइट आपके लिए पूरा गायब हो चुका है, लेफ्ट से ही सॉल्व करेंगे। और लेफ्ट से जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना फोर्स दिख रहा है, दो फोर्स दिख रहा है। एच का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो वी ए इंटू हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस क्या है 2, यही आपका क्या हो जाएगा, एम सी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। मूवमेंट अबाउट सी निकालना है, तो सी पॉइंट में मूवमेंट निकालने के लिए अपन फोर्स लिए वी ए और डिस्टेंस लिए 2। वी ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आ गया आपके पास 3p/5 और इंटू में 2 कर दोगे, ये आपका मूवमेंट अबाउट सी आ गया, खत्म बात, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता कि मूवमेंट अबाउट सी निकाल के बताओ कितना होगा, तो उसके लिए हमको पहले तो वैसे ही सॉल्व करना पड़ता है, वी ए निकालना पड़ता है, वीबी निकालना पड़ता है, उसके बाद ही तो आप बता पाते कि सी पॉइंट में मूवमेंट कितना होगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग किए यहाँ पर वी ए इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, और अगर कोई और फोर्स होता तो उस फोर्स को भी लेते और सी के अबाउट क्या करते हम लोग, फोर्स लेते और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अभी एक ही फोर्स है, एच का कोई मतलब नहीं था, समझ में आ गया ना, ठीक। धीरे धीरे और समझ में आएगा। अब देखो, अब देखना, इसी सेम क्वेश्चन को ले रहा हूं और जो ऊपर जो कंसेप्ट बताया हूं शॉर्टकट उससे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या था अपने पास, क्वेश्चन क्या था अपने पास कि एक फोर्स है, उस आपके पास कोई सा पी है जिसका डिस्टेंस आपके पास 2 है इधर से, और राइट साइड में आपके पास कितना बोला था, 3 बोला था। इसको सॉल्व करना है आपको, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, वी ए निकालना है, वी बी निकालना है, तो उसके लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं बोला था कि अगर बीचों बीच अगर पॉइंट है तो आधा लेफ्ट में और आधा राइट में पड़ जाता है, ठीक है ना। वो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि 1:1 में था ना आपका वो बीम जो था, यानी लोड जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। यहां पर लोड जो हो जाएगा 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बस 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है ना। अब रेशियो आपको पता चल गया भाई कि लोड का जो रेशियो है इसके लिए कितना है, इसके लिए कितना है, तो आप आसानी से बता दोगे ना। कैसे बताओगे, देखो मेरे को निकालना है वी ए निकालना है, ठीक है, वी ए निकालना है। तो वी ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो फोर्स है और डिवाइडेड बाई 3/5 कर दूंगा, तो ये आपका आ गया 3p/5। ये नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में रेशियो मैथ्स का चीज है यार, ठीक है ना। रेशियो अगर मेरे को किसी भी चीज का पता होता है तो मैं उसको सॉल्व कैसे करता हूँ। पहली बात तो एक चीज और कंसेप्ट बिठा के चलना कि आपके पास जो ये लोड है, पी लोड जो है वो किसके पास है, ए सपोर्ट के पास है, मतलब ए पॉइंट के पास है, बी पॉइंट से दूर है, तो जिस पॉइंट से पास होगा उधर लोड भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। वहां का जब हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे तो वहां का शियर फोर्स ज्यादा आएगा, जबकि जो फोर्स है बी पॉइंट में वो कम होगा, क्योंकि पी लोड जो है बी पॉइंट से दूर है, ए पॉइंट से पास है। तो ये तो इतना समझ में आता है ना। अब जब अपने को रेशियो पता है भाई और लोड पता है, टोटल लोड, तो उस टोटल लोड को मेरे को निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थ्री, थ्री किसके लिए, ए के लिए लेंगे और 2 किसके लिए लेते, बी के लिए लेते, ठीक है ना। तो 3 डिवाइडेड बाई जो टोटल रेशियो का समेशन है 5 कर दो, ठीक है। अभी मैथ्स हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं यार, मैथ्स पढ़ते हुए इसको और डिटेल में बताता कि हम लोग क्या करते हैं, एकदम बच्चे टाइप का सॉल्व करते हैं ना कि 2x + 3x इक्वल टू पी है, ठीक है ना, आगे समझ में। तो 5x इक्वल टू क्या होता, p होता, तो x की वैल्यू p/5 आ गया, ऐसा करके सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो अभी बस शॉर्टकट इतना याद रखना, शॉर्टकट इतना याद रखना, ये सबको भूल जाओ अभी, कि 3 जो है आपका बड़ा है, अरे क्या हो गया, 3 जो है आपका बड़ा है और ज्यादा फोर्स ए में आएगा, तो 3 आपको ए के लिए लेना है और उसको डिवाइड कर देना है टोटल रेशियो से, ठीक, बस इतना करना, तो वी ए आ जाएगा। और जब वीबी हम लोग निकालेंगे, वीबी जब हम लोग निकालेंगे, ये सब आपको बनता होगा, मैं ये विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड से इंजीनियर से यार, इतना बनना चाहिए। और बी के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो बी में आपका कम लोड लगेगा, तो कम रेशियो को लो, 2 को लो और डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो को कर दो, और पी तो रहेगा ही आपके पास, पी से पी को ही तो हम लोग बांट रहे हैं, पी को ही तो ही हम लोग 2/3 रेशियो में बांटना है, कुल मिला के लोड को 2/3 रेशियो में बांटना है भाई। अभी तो आगे ना समझ में, आंसर वीए का वैल्यू इतना आएगा, वीबी का वैल्यू इतना ही आएगा, वही है देखो। ऊपर भी हम लोग यही निकाले थे, वीए का वैल्यू 3p/5 निकाले थे, वीबी 2p/5 निकाले थे, आ गया एकदम आसान। इसको ना मैं कुछ वैल्यू लेके बताता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अपने पास वही सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। अब इस बार हम लोग क्या करते हैं, 10 किलो न्यूटन का लोड लगा देते हैं और एक आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इस तरफ आपका जो डिस्टेंस है 2 है और इस तरफ आपका डिस्टेंस जो है 4 है, ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है, 6 है, ठीक है। अब इसको मैं बोल रहा हूँ कि बांटो, मतलब वी ए निकाल के बताओ और वीबी निकाल के बताओ, तो क्या करोगे आप लोग, डिस्टेंस जो है वो किससे पास में है, ए से पास में है और बी से दूर में, दिख बीचों बीच रहा है, लेकिन थोड़ा समझना, डिस्टेंस में 2 और इधर 4 लिखा हूँ, तो 4 से दूर में है तो 4 से कम आएगा, ठीक है ना। तो वी ए जब आप लोग निकालोगे तो 10 को आपको 1:2 रेशियो में तो बांटना है, क्योंकि 2 और 4 है, 2:4 में बांट लो या फिर इसको काट लो तो 1:2 ही तो है,
ठीक है ना, 1:2 में बांटना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2/3, ठीक है ना, 2/3 मतलब 20/3 आ गया वी ए का वैल्यू। और जब वीबी का वैल्यू निकालोगे तो 10 को मेरे को 1:2 में बांटना है, तो इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कम वाले रेशियो से, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। ठीक, आगे समझ में, तो 10/3 क्या आ जाएगा आपका, वीबी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आते हैं हम लोग। सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन इस बीम में आपके पास दो फोर्स लगा हुआ है, दो फोर्स लगा हुआ है, पी पी लगा देते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका एल है, ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस एल है, टोटल डिस्टेंस आपका 3L हो जाएगा। अब इस केस में मैं बोल रहा हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, वी ए मतलब शियर फोर्स निकाल के बताओ, शियर फोर्स ए पॉइंट में बी पॉइंट में निकाल के बताओ, तो एच ए तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम आप डायरेक्ट सॉल्व करने का कोशिश करो। एच ए 0 क्यों होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ एच ए ही है। ठीक है, इसलिए वी ए जब निकालोगे, वी ए जब निकालोगे तो पी आ जाएगा, और वी बी जब निकालोगे तो पी आ जाएगा। बस इतना था आपका। क्यों आया, एकदम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अपन क्या किए, क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, ठीक है, बी से काट लो, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो बस आधा फोर्स इधर बांट देना है, आधा फोर्स इधर बांट देना है। टोटल फोर्स कितना है अपने पास, पी प्लस पी, 2P है ना भाई, टोटल फोर्स 2P है, तो 2P का आधा आपका इधर आ जाएगा, 2P का आधा इधर आ जाएगा। नहीं समझ आया, एक्चुअली में जब हम लोग समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करते, तो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू क्या आता, पी प्लस पी, मतलब वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 2P नहीं आता। तो टोटल फोर्स आपके पास 2P है, तो P का आधा इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आधा। ये तभी होगा जब आपके पास सिमेट्रिकल होगा स्ट्रक्चर। एकदम आसान सा है, इसको डिटेल में बनाने बोल रहे हो तो डिटेल में बना देते हैं एक बार, ठीक है ना, क्योंकि डिटेल भी कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें अपने को काम ही आएगा। और वो जो डिटेल चीज है ना, अभी डिटेल बोल रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि वो डिटेल भी शॉर्टकट लगने लग जाएगा। ठीक है ना, क्यों, करना क्या है उसमें, कुछ तो नहीं करना पड़ता यार। क्या करोगे, सबसे पहले समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 2P आएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, इक्वेशन 1 दे रहे हो, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे को वी और वी बी दो अननोन है, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट में मेरे को मूवमेंट लेना पड़ेगा, बीच में कहीं मत ले लेना ना, मेरे को या तो वीबी को हटाना पड़ेगा या वीए को हटाना पड़ेगा, तो उसी पॉइंट में मूवमेंट लूंगा तभी तो वीए या फिर वीबी को हटा सकेंगे। जैसे कि मूवमेंट अबाउट मैं ले लेता हूँ बी, हमेशा लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो अब फोर्स मेरे को क्या क्या दिखेगा, यहाँ पर आपके पास वी ए है, ठीक है, एच ए को लेने का जरूरत नहीं पड़ता, तो वी ए इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3L, और इक्वल टू में पी इंटू डिस्टेंस 2L, और प्लस क्या हो जाएगा पी इंटू डिस्टेंस L। ये समझ में आया होगा, डायरेक्ट मैं उधर ले लिया क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज होता है तो माइनस होता है इसलिए, तो 2PL प्लस PL कितना हो गया, 3PL हो गया। तो वी ए का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, वी ए का वैल्यू कितना आ गया, वी ए इक्वल टू पी आ गया ना, यही तो हम लोग किए थे, वी ए का वैल्यू पी आ गया, तो वी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, पी नहीं आ जाएगा, ये वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे तो बस इतना सा था। आगे समझ में, इसको बनाने में भी कितना समय लगा, कुछ नहीं लगा। चलो अब एक लेवल और अप होते हैं, इसमें देखना दोनों तरफ एक बार हिंज कर लेते हैं, हर बार रोलर ले रहे थे, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, एक लेवल अप होना है। अब एक फोर्स मैं इधर लगा देता हूँ, एक फोर्स इधर लगा देता हूँ, ये आपका 1 डिस्टेंस पे है, 1 मीटर ले लो, यूनिट को कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, 1 मीटर ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2 मीटर ले लेते हैं, इसको हम लोग 3 मीटर ले लेते हैं, और इसको हम लोग फिर से क्या ले लेते हैं, 2 मीटर ले लेते हैं। ठीक, ये आपका फोर्स पी है, इसमें आपको बोला गया है कि वी ए बी बी मतलब शियर फोर्स निकाल के बताओ जल्दी से। इसको ए पॉइंट ले लो, इसको बी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, इसमें आएगा आपके पास एच ए वी ए, ठीक है, इधर भी आपके पास आएगा वी बी और एच बी। ठीक है, अब देखो समेसन ऑफ क्या करेंगे, पहले तो ये सब करने से पहले देखेंगे क्या क्या हमारा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है क्या। सिमेट्रिकल होने से जो भी फोर्स होता था उसको आधा आधा बांटते थे, इसमें ऐसा मत कर देना ना, हमारा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है ना, सिमेट्रिकल है कि नहीं ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3 2 5 और 5 3 8 हो गया, मतलब आधा डिस्टेंस जो 4 वाला डिस्टेंस हो जाएगा उसमें आप लोग आधा बांटोगे, और 4 वाला डिस्टेंस शायद इधर आएगा ना, 4 वाला जो डिस्टेंस है वो इधर कहीं आएगा, ठीक है, इधर से आपका 4 मीटर हो जाएगा, इधर से आपका 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, ये इतना 5 मीटर है ना, तो जब आधा बांट दिया ओवरलेप होगा क्या एक दूसरे से, बिल्कुल नहीं होने वाला है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है नहीं। वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है।
तो जब सिमेट्रिकल नहीं है तो आपको डिटेल सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं, ठीक है। तो डिटेल हम लोग सॉल्व करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, ठीक है, पहला इक्वेशन यही लेते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स को जीरो करेंगे तो एच इक्वल टू एच बी मिल जाएगा आपको, एच इक्वल टू एच बी मिल जाएगा, खत्म यहाँ पर, ठीक है। कितना होगा वैल्यू एच और एच बी का वो नहीं पता, लेकिन एच इक्वल टू एच बी हो जाएगा, ठीक है ना। दिख रहा है ना, ये आपको एच इस तरफ दिख रहा है, ए पॉइंट में, एच बी अपोजिट डायरेक्शन में उस तरफ दिख रहा है, तो एच इक्वल टू एच बी नहीं हो गया। अब सेकंड देखते हैं, एफ वाई इक्वल टू जीरो करेंगे, ओके। एफ वाई को जीरो जब करेंगे तो अपने पास कितना फोर्स दिख रहा है, वर्टिकल फोर्स वी ए दिख रहा है और प्लस वी भी दिख रहा है। जो आपका सेम डायरेक्शन में उसको पहले लिखो और जोड़ दो एक दूसरे से, और उसके बाद इक्वेट करके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स दिख रहा है, देखो ना एरो का निशान नीचे की तरफ है और एरो का निशान ऊपर की तरफ है, उससे अपने को पहचान में मिलेगा कि कौन से अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स है। तो यहाँ पर 3p हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख लो इसको इक्वेशन 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अब देखते हैं हम लोग मूवमेंट का सहारा लेंगे, एम इक्वल टू जीरो करेंगे, किसके अबाउट मूवमेंट ले लूँ, हमेशा बी के अबाउट लूंगा मैं, क्योंकि लेफ्ट साइड को ही सॉल्व करूंगा। जब ऐसा भी कर सकते हैं, एम ए इक्वल टू जीरो भी कर सकते हैं, उसमें राइट साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें भी आपका सेम आंसर आएगा, करके देख लेना, लेकिन बस आपको करना क्या पड़ेगा, क्लॉकवाइज को माइनस और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मान लो, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं, एम बी इक्वल टू जीरो कर रहे हैं तो फोर्स क्या क्या आ रहा है, एच ए का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि फोर्स डिस्टेंस उसके लिए जीरो हो जाएगा, तो वी ए इंटू डिस्टेंस जब हम लोग करेंगे तो टोटल डिस्टेंस 8 है ना, टोटल डिस्टेंस 8 है, ओके। उसके बाद फिर अदर फोर्स क्या क्या आ रहे हैं अपने पास, फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब पी इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, 3 2 5 2 7, और प्लस क्या हो जाएगा, पी इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 2 5, और प्लस पी इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, ये मैं इक्वल के उस तरफ लिख लिया डायरेक्ट, क्योंकि आपका अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा। फोर्स को आप लोग पॉइंट की तरफ ले जाओ, फोर्स का जहाँ पर एरो है, एरो से अपन पॉइंट की ओर जाएंगे तो कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब सभी माइनस में आएगा, ऊपर वाला फोर्स इंटू डिस्टेंस जब करेंगे, पी इंटू डिस्टेंस जो ऊपर के तीनों पी हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, इसलिए आपका अपोजिट चला गया, ठीक है। तीनों का डिस्टेंस अलग अलग था, एक का 7 डिस्टेंस है, एक का 5 और एक का 2 डिस्टेंस है, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14p, ठीक है, और ये क्या है आपका 8 इंटू वी ए, तो वी ए का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, काट दो इसको, 2 चौक 8 2 सत्ते 14, ठीक है, तो 7p/4 वी ए का वैल्यू आ गया। और यहाँ पर से वी बी का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, 3p माइनस 7p/4 हो जाएगा, ठीक है, 3p माइनस 7p/4, राइटिंग थोड़ा सा खराब है तो देखना, जल्दी जल्दी बनाने से राइटिंग भी खराब ही बनता है। तो 7p/4 वी आ गया, तो वी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 4 12 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5, तो 5p/4 आ गया आंसर। बस इतना ही तो करना था, इसको डिटेल में ही बना, डिटेल क्या है यार, ये सब जो है एकदम फास्ट बनता है, ठीक है, विद इन 30 सेकेंड आपका ये सब बन जाता है, ठीक, आगे समझ में। तो जब आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा, लिखना चाहो तो लिख लो नोट करके, जब हमारे स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन टू सॉल्व इन डिटेल, ठीक है ना, तो डिटेल में ही सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लेना पड़ेंगे, एफ एक्स एफ वाई मोमेंट, और उसके बाद अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। और जब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा तो कभी भी डिटेल में सॉल्व मत करना, डायरेक्ट आपका फोर्स निकल के आएगा, ठीक, बस इतना सा था। अब मैं, अभी तो पॉइंट लोड की बात कर रहे थे, इसको पॉइंट लोड बोलते हैं, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड बोलते हैं। अभी कौन कौन सा लोड होता है उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, कौन कौन सा लोड होता है उसको मैं बता देता हूँ, आज थोड़ा क्लास थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। देखो होता क्या है, लोड के बारे में हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंट लोड, ठीक है, डिफरेंट लोड होता क्या है, सबसे पहली बात, हम लोग कोई सा भी एक बीम लेते हैं, ठीक है ना, बीम सिंपली सपोर्टेड बीम, जो सभी बीम चाहो, तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट लोड की बात करने वाले हैं। पॉइंट लोड क्या होता है, ठीक है ना, पॉइंट लोड या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड मतलब किसी भी एक पॉइंट पे लगा हुआ है, तो उसको कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड बोलते हैं। यही जो अभी पढ़ते आए हैं वो सब पॉइंट लोड था, ठीक है, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड था, ठीक है। ये मान लेते हैं अपने पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में बीचों बीच अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग, जाहिर सी बात है, सेंटर में लग रहा है तो सेंटर पॉइंट लोड या फिर सेंट्रल पॉइंट लोड बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में मिलेगा ऐसा सेंट्रल पॉइंट लोड, कभी कभी डायग्राम नहीं दिया रहता है तो ये सब टॉप टर्म जो होते हैं यूज होते हैं। We have the simply supported beam, one end is fixed, one end is hinge, other end is roller supported, and central point load is occur of 20 kilonewton, ऐसा करके लिखा रहेगा। या फिर सेंट्रल पॉइंट लोड नहीं लगा होगा तो कौन सा पॉइंट लोड लगा होगा, जो सेंटर में नहीं होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा पॉइंट लोड बोलते हैं, इसेंट्रिक पॉइंट लोड बोलते हैं। इसेंट्रिक मतलब जो सेंटर में ना हो, इसेंट्रिक। अब वो सेंटर में ना हो तो कोई भी डिस्टेंस जो होगा क्वेश्चन में दिया होगा कि लेफ्ट वाले सपोर्ट से इतने डिस्टेंस में है, राइट में इतने डिस्टेंस में है, तो इसको हम लोग इसेंट्रिक पॉइंट लोड बोलते हैं। पॉइंट लोड आ गया समझ में, ठीक है। अब दूसरे लोड के बारे में पढ़ते हैं, यूडीएल, जिसको बहुत सुने होंगे, इसको फुल फॉर्म में लिख लेना, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको यूडीएल बोलते हैं। देखो कोई सा भी एक बीम है उसमें यूडीएल लगा हुआ है, चलो पूरे बीम में यूडीएल लगा देता हूँ, ये आपका ये यूडीएल लगा हुआ है, इसको यूडीएल बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे बीम में हमेशा पूरे में यूडीएल लगा हो, ठीक है ना। अभी मान लिया कि हमारा कोई सा भी बीम है उसमें पूरे में यूडीएल लगा हो। यूडीएल को दर्शाने का दो तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, ये भी आपका यूडीएल होता है, ठीक है ना, ये ऐसा ऐसा करके दिया होगा, तो ये भी आपका यूडीएल है। यूडीएल मतलब होता क्या है कि कोई सा भी जो लोड है वो पर यूनिट के हिसाब से हर एक पॉइंट में सेम लगा हुआ है। मान लेते हैं डब्ल्यू का लोड लगा हुआ है, तो हर एक पॉइंट में डब्ल्यू का लोड लगा हुआ है, वही तो होता है यूडीएल का मतलब। और ये रेक्टेंगल के फॉर्म में इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई सा भी जो लोड लगा हुआ है, मान लेते हैं वो डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू का ही लोड पूरे पॉइंट में लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं रेक्टेंगल नहीं बनाता तो उसका मतलब क्या हो जाता, उस लोड वेरी कर रहा है, अभी वेरी नहीं कर रहा है ना, सभी में आपका लोड समान है, इसलिए मैं रेक्टेंगल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दोनों तरीका है यूडीएल को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है, चलो उसको बाद में बताऊंगा, अभी बस लोड समझ रहे हैं तो लोड ही समझो। तो ये यूडीएल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे कि आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका, तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर बोला गया है कि यूडीएल लगा गया है होल में, तो आप लोग ऐसा करोगे, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपको बोला गया है कि जो यूडीएल लगा गया है कि वो पूरे में नहीं लगा है, हाफ ही डिस्टेंस में लगा है मान लो, या फिर जितने भी डिस्टेंस में लगा है, तो उसको आप उतने ही डिस्टेंस में लगाएंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम यूवीएल, ठीक है ना, ये सब शॉर्ट में ही यूज करना है, अभी तो मैं पूरा पूरा बता रहा हूँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, लेकिन बाद में मैं कहीं पर भी नहीं बोलूंगा कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली, ठीक है, वेरिंग लोड, वेरी कर रहा है तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखना, इसको हम लोग ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास बीम था, ए बी बीम है, इसमें लोड ऐसा कुछ वेरी कर रहा है, मतलब इस तरफ कोई सा भी जीरो लोड था, जीरो लोड बढ़ते 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 यहाँ बी पॉइंट तक आते तक वो डब्ल्यू लोड हो गया, कोई सा भी लोड डब्ल्यू हो गया, मतलब यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, ठीक है ना, बढ़ते जा रहा है, जीरो से कुछ ना कुछ बढ़ते बढ़ते कोई सा भी मैक्सिमम लोड तक वो चला गया, मान लेते हैं मैक्सिमम लोड को डब्ल्यू, ये होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। आगे समझ में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मूवमेंट, ठीक है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट, जैसे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड होता था वैसे ही हमारे पास होता है कंसंट्रेटेड मूवमेंट होता है। अगर मैं कंसंट्रेटेड मूवमेंट की बात करूं तो ये हमारे पास बीम है, कोई भी ए बी बीम है, इस ए बी बीम में अपने पास ये पॉइंट में किसी भी पॉइंट में आपका मूवमेंट लगा हुआ है किसी भी डायरेक्शन में, ये मैं क्लॉकवाइज बना लिया हूँ, ठीक है, तो ये आपका कंसंट्रेटेड मूवमेंट है। चाहो तो आप किसी भी पॉइंट में आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट बना सकते हैं, तो वो आपका कंसंट्रेटेड मूवमेंट हो जाता है, मतलब एक किसी पॉइंट में मूवमेंट लगा हुआ है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका कंसंट्रेटेड मूवमेंट हो गया, ठीक है ना। आगे समझ में। अब देखते हैं इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका दूसरा भी हो सकता है, मान लेते हैं ए बी पॉइंट लोड है, इधर वाला जो हमको दिख रहा है ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, और ये अपने को क्लॉकवाइज में दिख रहा है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज में दिख रहा है मूवमेंट, कंसंट्रेटेड मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक और है, चाहे तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, मूवमेंट को रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा बीम है ए बी, इस ए बी बीम में आपके पास मूवमेंट लगा हुआ है, ठीक है, ए बी बीम में मूवमेंट लगा हुआ है, जो कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है वो देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज बनाना चाहो तो ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाहो तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। आगे समझ में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं गलत लिख दिया हूँ ना, ये आपका क्लॉकवाइज था, ऊपर में गलत लिख दिया था, ये क्लॉकवाइज है और ये वाला जो है एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, यूडीएफ, इसको पूरा लिख लेना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट है ये। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं ए बी हमारे पास बीम है, इस ए बी बीम में अपने पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट मान लेते हैं पूरे स्पान में लगा है, होल स्पान में लगा हुआ है, होल स्पान में लगा हुआ है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट है, ठीक है। आगे समझ में एकदम आसान है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, और कोई जरूरी नहीं है कि होल स्पान में लगा हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो किसी लेंथ में लगा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ठीक। ये सब हम लोग अब सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में हम लोग शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालते कैसे हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ पॉइंट लोड के कारण ही सीखे हैं, ठीक है ना, अब इन सब लोडों के कारण भी सीखना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बस 2 मिनट बस और पढ़ेंगे, ठीक है ना, 2 मिनट बस और पढ़ेंगे। और ये अपने पास क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में अपने पास यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है ना, यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल जो लगा हुआ है कितने का लगा हुआ है, 5 का लगा हुआ है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से यूडीएल लगा हुआ है। टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है, टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है वो तो 14 है,
लेकिन इसको मैं बांट के लिख देता हूँ, इधर 10 मीटर का डिस्टेंस है, इधर 2 मीटर का डिस्टेंस है, इधर 2 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब अपने को निकालना है शियर फोर्स। ठीक है ना, कि आपका ए पॉइंट हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा, वी ए वी बी का वैल्यू निकालना है। अपने कैसे निकालेंगे? देखो, पॉइंट लोड के अलावा कोई सा भी लोड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूवीएल होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोड लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 मीटर के डिस्टेंस में, ठीक है ना, 5 किलो न्यूटन का लोड हर एक पॉइंट में लगा हुआ 10 मीटर के डिस्टेंस में। तो मेरे को पहले इस पूरे लोड को एक लोड में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एफबीडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है ना, फ्री बॉडी डायग्राम का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए मैं किसी क्वेश्चन बताता नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ये होता है कि जो भी आपका सपोर्ट है उस सपोर्ट को चेंज करना। ठीक है ना, सपोर्ट को जब मैं चेंज करूंगा तो ये वीए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है ना, सपोर्ट के बदले में रिएक्शन आता है। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा आपके पास वीबी। और जो आपका 10 मीटर का डिस्टेंस है, इस 10 मीटर के डिस्टेंस में जो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसको सिंगल पॉइंट लोड में चेंज करना। ठीक है, सिंगल पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए हम लोग यूडीएल के केस में क्या करते हैं, जितना भी लोड होगा और जितने डिस्टेंस में लगा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो लोड होता है जितने डिस्टेंस में लगा है उसके सेंटर में आता है। ठीक है ना, सेंटर में आता है। सेंटर में आता है मतलब ये 5 मीटर इधर से हो जाएगा और 5 मीटर इस पॉइंट से हो जाएगा। आगे समझ में? और ये हम लोग 5 into 10 ही क्यों किए? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल ही तो है। ठीक है ना, एक रेक्टेंगल ही तो है, और रेक्टेंगल का एरिया ही बस निकालना है अपने को। ठीक है ना, हाइट अपने को पता है, 5 का लोड लग रहा है उसको हाइट मानो, और कितने डिस्टेंस में लग रहा है, टोटल डिस्टेंस क्या है 10 मीटर की, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, बस इतना ही तो करना है अपने को। ठीक है, तो जितना पूरे 10 मीटर में जितना का लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है उसके बदले में अपने को सिंगल पॉइंट लोड निकालने के लिए उसका एरिया ले लेना, वही आपका सिंगल पॉइंट लोड होगा जो कि बीचों बीच लगेगा आपका। बस खत्म, इतना जब आप बना लिए तो आप क्वेश्चन अब नॉर्मल जैसे पहले सॉल्व करते थे पॉइंट लोड के लिए वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अपने को पता है वी इक्वल टू वी बी होगा, क्योंकि किसके बराबर होगा आपका 25 के। ठीक है ना, टोटल फोर्स कितना है 50, तो 50 का आधा इधर ले लो, आधा इधर ले लो। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा, जो यूडीएल था उसको पॉइंट लोड में पहले चेंज करना है, चेंज कैसे करना है वही बस आपको पता रहेगा तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। चलो एक होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लेना। ये अपने पास यूनिफॉर्मली वेरिंग मूवमेंट है। ठीक है, ये बना लिया मतलब आपका पूरा एस एफ डी बी एम डी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, एस एफ डी बी एम डी बनाना बहुत आसान है, आगे मैं बताऊंगा कैसे बनता है डायग्राम। पहले तो ये निकालना ही सीख लेते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं कोई भी डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं कोई सा भी फोर्स, मान लो तुम 100 का लगा लो। ठीक है, 100 किलो न्यूटन पर मीटर के, पर मीटर, या फिर 100 किलो न्यूटन का फोर्स इधर है आपका मैक्सिमम फोर्स, जबकि इधर आपका जीरो है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, इस केस में मेरे को शियर फोर्स निकाल के बताना है, मतलब वी ए वी बी निकाल के बताना है। ठीक है, और एच ए भी निकाल लेना कितना आता है। ठीक, आगे समझ में? करना क्या है, जैसे हम लोग एरिया लेते हैं, बोला ना एरिया लेते हैं, इसमें भी वही सेम करना है। इस पूरे लोड को तो हम लोग सॉल्व नहीं करते, तो इस यूवीएल के बदले में क्या आएगा, यूवीएल के बदले में एक पॉइंट लोड आएगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पॉइंट लोड आएगा। लेकिन अब वो जो पॉइंट लोड आएगा, जो एरिया लोगे वही आपका पॉइंट लोड हो जाएगा। उस लोड को अब बीचों बीच नहीं लगाना है, वो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे याद होगा तो, इधर से आपका मतलब जो कम फोर्स वाला है वहां से 2/3, सॉरी हाँ 2/3 डिस्टेंस में लेते थे, और जहां से आपका साइड ज्यादा रहता है ट्रैंगल का वहां से 1/3 डिस्टेंस में आपका ये पॉइंट लोड लगेगा। ठीक है ना, ऐसा करना, बता ही दिया हूँ लगभग, और उसको फिर सॉल्व करके बताना क्या आंसर आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं।